जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान फिर से आपका स्वागत करती हूँ ट्रिकी एकेडमी में। अभी हमने इसके पहले की वीडियो में फर्स्ट पेपर का एनालिसिस किया है। अब मैं आपके पास सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस लेकर आई हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है स्त्री केसर क्या है। ठीक है, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है, आपसे पूछा गया है पेपर में कि स्त्री केसर क्या होता है। तो पुष्प का मादा जनन भाग होता है स्त्री केसर। पुष्प का मादा जनन अंग होता है क्या, स्त्री केसर। ऐसे ही अगर आपसे कभी पूछ ले कि पुंकेसर क्या होता है, तो पुंकेसर जो होता है नर पुष्प का जनन भाग होता है। और पुंकेसर जो होता है उसमें तीन चीजें पाई जाती है, तीन भाग होते हैं पुंकेसर के। एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है आपका परागकोश और तीसरा होता है परागकण। परागकण जो होते हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले कि परागकण कहाँ पाए जाते हैं, तो नर पुष्प भाग में ही परागकण पाए जाते हैं। लेकिन परागण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो वो मादा पुष्प में होती है। मादा पुष्प के चार भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और बीजांड और अंडाशय। ठीक है, ओवरी जिसको कहा जाता है। तो वर्तिका या वर्तिकाग्र में होता हुआ परागकण चले जाते हैं ओवरी वाले भाग में, और वहीं पर परागकण यानी कि निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि स्त्री केसर क्या है, वैसे ही पुष्प का पूछ ले कि पुंकेसर क्या है। तो पुष्प का नर जनन भाग होता है पुंकेसर। और परागकण कहाँ पाए जाते हैं, तो नर पुष्प भाग में ही परागकण पाए जाते हैं। लेकिन परागण की प्रक्रिया जो होती है वो मादा पुष्प में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूसरे नंबर पे आपसे पूछा गया है रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। द्रव्य भाग, ठीक है, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। तो देखो, हमारा जो ब्लड होता है वो दो पार्ट्स में या दो भागों में विभाजित होता है। एक होता है द्रव भाग और दूसरा भाग होता है कणों के आधार पर। तो कणों के आधार पर जो होगा वो होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो पाया जाता है आपका प्लाज्मा। ठीक है, हो सकता है अगले पेपर में इसका प्रतिशत पूछ लिया जाए। तो 55% जो भाग होता है वो द्रव भाग होता है, मतलब कि प्लाज्मा का प्रतिशत होता है। और जो कणों के रूप में होता है, कणों के रूप में क्या होते हैं, कणों के रूप में होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये आपके कणों के रूप में होते हैं। कितने प्रतिशत होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, कितने प्रतिशत होते हैं, 55% होते हैं ये। हो सकता है आपके अगले पेपर में आपसे यही पूछ लिया जाए कि कणों के रूप में या ठोस रूप में रक्त में क्या पाया जाता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और कितने प्रतिशत होता है, तो 55% होता है तीनों को मिलाकर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो है सबसे छोटा पक्षी। सबसे छोटा पक्षी पूछा गया है आपसे। सबसे छोटा पक्षी क्या है, सभी को पता है सबसे छोटा पक्षी जो है वो है हमिंग बर्ड। ठीक है, इसीलिए इसको एरोप्लेन भी कहा जाता है। हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा पक्षी होता है। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। ऐसे ही आपसे सबसे बड़ी कोशिका भी पूछी जा सकती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो एग्जाम में, ये सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं सारे, आप जरूर इनको देखें। हो सकता है अगले पेपर में आपसे रिपीट हो जाए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को देखें, हो सकता है अगले पेपर में आपका फायदा हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान के जनक। मैंने कल ही ये क्वेश्चन आपको बताया था, जनक बताए थे मैंने, जीव विज्ञान के बताए थे, जंतु विज्ञान के बताए थे, वनस्पति विज्ञान का आपसे एग्जाम में पूछा गया था। और मैंने आपको बताया था कोशिका सिद्धांत के जनक बताए थे, आपको कोशिका विज्ञान के जनक बताया था। तो उसी में से देखिए आ गया है जीव विज्ञान का जनक। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कल ही आपको बताया था, आज पेपर में भी आ गया है। बिल्कुल भी ना छोड़े इन वीडियो को, आपका बहुत फायदा हो सकता है इन वीडियो से। अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया है कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु, इंसुलिन में कौन सी धातु होती है। अभी पिछले पेपर में इंसुलिन के बारे में पूछा था कि इंसुलिन कहाँ
कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है ये, ठीक है। कौन सी धातु इंसुलिन में जो होती है वो जस्ता, जिसको जिंक कहा जाता है, जस्ता धातु होती है, जिंक धातु होती है, ठीक है। इसका सिंबल होता है Zn। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपके अग्नाशय से स्त्रावित होता है। पीएच मान पूछा गया था इंसुलिन का, 1.2 से लेकर 1.4 होता है। तो आपसे अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में देखो, इसी से संबंधित क्वेश्चन आ गया है कि इंसुलिन में कौन सी धातु होती है। मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया आपको कि इसमें जस्ता धातु होती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय से स्त्रावित होता है और ये बीटा कोशिका से निकलता है। अग्नाशय में 3 कोशिकाएं पाई जाती है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्विपिकाओं में 3 कोशिकाएं पाई जाती है। हो सकता है अगला क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि लैंगरहैंस की द्विपिका कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्विपिका कहाँ पाई जाती है, तो लैंगरहैंस की द्विपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है, अग्नाशय में। और इसी लैंगरहैंस की द्विपिकाओं में पाई जाती है अल्फा बीटा गामा कोशिका, ठीक है। लैंगरहैंस की द्विपिका पाई जाती है अग्नाशय में और इसी लैंगरहैंस की द्विपिकाओं में अल्फा बीटा और गामा कोशिकाएं होती है और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अम्ल है। देखिए अम्ल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं अम्ल के। हो सकता है अम्ल खत्म होने के बाद में वो क्षार के लगातार क्वेश्चन दे दे, तो अम्ल क्षार बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं आप लोग। निम्न में से अम्ल कौन सा है, अम्ल कौन सा है, ठीक है। आपसे अम्ल पूछ लिया है, ऑप्शन में जो भी होगा उसका सही आंसर क्या आएगा, सिरका। सिरका जो है, सिरके को कहा जाता है एसिटिक अम्ल। क्या कहा जाता है, एसिटिक, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। और मैंने कल आपको इसका पूरा बताया था, ठीक है। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया है, ये सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो है, सिरके के बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। क्षार का स्वाद पूछ लिया गया है, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं ये पूछ लिया गया है। तो क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, सभी को पता है। अम्ल जो होते हैं खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं वो कड़वे यानी कि बिटर होते हैं, बिटर या कड़वे होते हैं। और जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को लाल कौन करता है, तो वो अम्ल करते हैं, और लाल लिटमस को नीला कौन करता है, वो क्षार करते हैं, ठीक है। अनिल छालानी, ये इसकी ट्रिक थी। चलिए इतने क्वेश्चन हैं जो सेकंड शिफ्ट में आए हुए हैं, आगे हम और कंटिन्यू करते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो है, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। मानव शरीर में फेफड़े, 7 क्वेश्चन हो गए थे, अगला क्वेश्चन है 8वां। मानव शरीर में, मानव शरीर में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। उदर गुहा के पीछे की तरफ होते हैं, लोअर एब्डोमिनल, ठीक है। या इसको कहा जाता है वक्षीय कोश, वक्षीय कोश कहा जाता है। वक्षीय कोश में आपके फेफड़े उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। गैसों में ऊष्मा का संचरण पूछा गया है, गैसों में ऊष्मा का संचरण, ठीक है। गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, विधि पूछी गई है, विधि पूछी गई है यहाँ पर, किस विधि से होता है, तो आपको पता होना चाहिए संवहन विधि से। गैस का ऊष्मा में संचरण किस विधि से होता है, तो ये संवहन विधि से होता है, संवहन विधि। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, लोहे पर जंग लगना। देखिए जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो उसमें भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि आए हुए थे, तो आप प्लीज उन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। देखिए अगला जो क्वेश्चन था, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है,
लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन होता है लोहे पर जंग लगना। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही होता है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग जो कि किसके द्वारा होता है? पंडित जी का टीका न्यू। ठीक है, पंडित जी का यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है ये। तो पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया में अंग प्रभावित होता है यकृत। कल मैंने आपको विषाणु और जीवाणु दोनों की, सॉरी विषाणु जीवाणु की नहीं बताई थी, लेकिन विषाणु से क्वेश्चन आया था तो विषाणु की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जीवाणु की ट्रिक क्या है? पंडित जी का टीका न्यू है। उसके बाद में है एक कोशिकीय जीव पूछा गया है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, या जिसको कहा जाता है लीवर या जिगर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किसे कहा जाता है? तो अमीबा। ऑप्शन में अमीबा था इसलिए अमीबा लगाया। आपको यूग्लिना और पैरामीशियम भी आ सकता है। यूग्लिना और पैरामीशियम ये तीनों ही क्या है? पैरामीशियम ये तीनों ही क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो वो है हीलियम और दूसरी है नाइट्रोजन। ठीक है, सर्दियों के मौसम में कौन सी भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस के जमने की संभावना होती है। तो वो आपको क्लियर नहीं है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि हीलियम दे रखा है ऑप्शन में या नाइट्रोजन दे रखा है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? तो प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है वो होती है निर्वात में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ध्वनि की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? तो ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है ठोस में। ठीक है, ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस कहाँ होती है? ठोस में होती है। और प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? तो निर्वात में होती है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस की पावर इकाई क्या होती है? लेंस की पावर इकाई पूछी है। तो लेंस की पावर इकाई जो होती है वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर में मेजर किया जाता है लेंस को। उसके बाद में आपसे पूछा गया है शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। ये हमारे साइंस के क्वेश्चंस आज के सेकंड शिफ्ट की कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं जीके के क्वेश्चंस पर कि जीके में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो अगला जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं जनरल नॉलेज का शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मिताली राज का संबंध किस खेल से है? पहला क्वेश्चन क्या है आपका? मिताली राज का संबंध पूछा गया है। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? सभी को पता है मिताली राज कप्तान रह चुकी है। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? मिताली राज का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। ठीक है, सभी को पता है क्रिकेट की कप्तान रह चुकी है मिताली राज, क्रिकेटर हैं वो, महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेटर हैं, कप्तान भी रह चुकी हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। यह आपसे पूछा गया है। अभी पिछले फर्स्ट शिफ्ट में आपसे लक्षद्वीप की राजधानी पूछी गई थी कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत था। और अब आपसे पूछ लिया है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। अगला जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में चैत्य क्या है? बौद्ध धर्म में चैत्य, बौद्ध धर्म में चैत्य किसको कहा जाता है? ठीक है, चैत्य क्या है? पिछले शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में बौद्ध धर्म में विहार का मतलब पूछा गया था, लेकिन अब क्या पूछा है? बौद्ध धर्म में चैत्य क्या होता है? तो बौद्ध धर्म में चैत्य का मतलब होता है बौद्ध मंदिर का। ठीक है, बौद्ध मंदिर को चैत्य कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीके में, टिहरी बांध, टिहरी बांध किस नदी पर बना है?
फर्स्ट शिफ्ट में आपसे हीराकुंड बांध पूछा गया था, अब पूछा गया है आपसे टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध के बारे में पूछा है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। आप इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक को बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप, हो सकता है अगले पेपर में आपसे भी इन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आ जाए, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मैंने आपको अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया था सारे स्टूडेंट्स को कि आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टिक लगाए थे, वही सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी अब तक तो ठीक था, लेकिन अब जो तैयारी बाकी है तो उन चीजों को एक बार फिर से नजर डालकर देख लीजिए। हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो मैंने आपको यहाँ पर क्लास में सॉल्व करवाए थे, उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस के पूरे वही के वही रिपीट हो रहे हैं। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, उन पर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है दांडी यात्रा गांधी जी ने कहां से शुरू की थी? दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी? गांधी जी ने कहां से शुरू की? दांडी यात्रा गांधी जी ने कहां से शुरू की? सभी को पता है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसका जो आंसर है ये है साबरमती आश्रम। ठीक है, बच्चा बता सकता है, अगर बच्चा भी ईमानदारी से पढ़ता है। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। अगला जो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पूछ लिए गए हैं। पिछले फर्स्ट शिफ्ट में झारखंड के राज्यपाल पूछे गए थे, अब पूछे लिए गए हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, वर्तमान राज्यपाल। ठीक है, वर्तमान राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल पूछ लिए गए हैं। देखिए, फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूं कि सभी राज्यों की राजधानी, सभी राज्यों की मुख्यमंत्री, राज्यपाल आप बहुत अच्छे से करके जाएं। जिन लोगों का पेपर बाकी है, सभी देशों की राजधानी आप करके जाएं। हो सके तो देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी करके जाएं। उनमें से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आपके, पूरे 8 से 10 क्वेश्चन इनमें से कवर हो सकते हैं। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये काफी अच्छे से करके जाएं आप लोग, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर, अब्दुल नजीर को वर्तमान राज्यपाल के रूप में जाना जाता है आंध्र प्रदेश के। अगला जो क्वेश्चन है, 2023 में आईसीसी महिला, 2023 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप उपविजेता टीम, T20 विश्व कप उपविजेता टीम कौन सी बनी? उपविजेता टीम कौन सी बनी? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की जो टीम थी वो उपविजेता बनी थी, दक्षिण अफ्रीका। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 7 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, लोथल से फिर से एक क्वेश्चन आ गया। लोथल पहले आपसे पूछा गया था कि लोथल किस राज्य में है, तो वो गुजरात राज्य का था हिस्सा। किस सभ्यता का हिस्सा है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया है कि लोथल किस नदी पर स्थित है। लोथल की नदी पूछ ली है, लोथल किस नदी पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? इन क्वेश्चंस को आप जरूर देखें। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी जगह खोजी गई थी, किस वर्ष में खोजी गई थी, किस नदी के किनारे खोजी गई थी, खोजकर्ता कौन थे, आप एक बार उस पर नजर जरूर डालिएगा। उसमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो आ रहे हैं लोथल, कालीबंगा, कुछ अगर आपको सारे याद नहीं होते तो ये तो आप कर ही सकते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रभूदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा। ठीक है, ये 4 से 5 चीजें हैं जो आप अच्छे से कर लेंगे। इनकी नदी, इनके खोजकर्ता और ये किस वर्ष में खोजे गए हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, आपका पेपर बहुत आसान हो जाएगा उससे। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भोगवा नदी,
भोगवा नदी के, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 8 क्वेश्चंस हो गए हैं जीके के। आगे हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है आपसे पूछे गए हैं। देखिए फिर से छत्तीसगढ़ राज्य आ गया, नवा क्वेश्चन है आपका। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल छत्तीसगढ़ के कौन है बताइए। ये है विश्वाभूषण हरिचंदन। विश्वाभूषण हरिचंदन, ठीक है। विश्वाभूषण हरिचंदन जो है वो वर्तमान राज्यपाल के रूप में है छत्तीसगढ़ में। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई। अग्निपथ, ठीक है, अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई या शुरू करने वाले कौन थे, किसके द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये केंद्र सरकार या रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। केंद्र सरकार या रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है अग्निपथ योजना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया है। कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या है, यूपी बिहार, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है गिद्दा किस राज्य का। मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सभी राज्यों के आप नृत्य भी कर लें, ठीक है, खेलों के साथ साथ आप नृत्य भी कर लेंगे तो आपका बहुत बन जाएगा। देखिए आप सेकंड शिफ्ट में आ गया है कि गिद्दा किस राज्य का नृत्य है, किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। गिद्दा किस राज्य का नृत्य है? गिद्दा जो है पंजाब का नृत्य होता है गिद्दा। पंजाब, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो पूछा गया है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। ये तो बहुत आसान सा, बहुत बच्चा बता देगा, ये तो बिना पढ़ा हुआ बच्चा भी बता देगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मामा जी, ठीक है, सभी को पता है मामा जी हैं। लॉलीपॉप दे देते हैं आपको और आप खा भी लेते हैं उनकी बातों में आकर। मध्य प्रदेश वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, माननीय शिवराज सिंह चौहान। आपसे पूछे ज्यादा लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो भी कौन है? शिवराज सिंह चौहान ही हैं। सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एमएलए का फुल फॉर्म पूछा है। एमएलए का पूरा नाम पूछा गया है। एमएलए का पूरा नाम क्या है? एमएलए का अभी फर्स्ट शिफ्ट में आपसे एमपी का पूरा नाम पूछा गया था, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो क्या था? दूसरा शब्द किस खेल से संबंधित है? दूसरा शब्द किस खेल से संबंधित है? दूसरा शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, हम अगली वीडियो मतलब नेक्स्ट पेज पर टाइप करते हैं। इतने क्वेश्चन है जो जीके में पूछे गए हैं, जिन लोगों के ये सही रहेंगे
तो आपके पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इनके सही आंसर मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो है राज्यसभा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति, कितने क्वेश्चन हो गए थे पिछले पेज पर? 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये लगभग 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, 12 व्यक्तियों को चुन सकता है कौन? राष्ट्रपति। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो है भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल, भारत की सतह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की सतह से वार करने वाली, मार नहीं होगा वो, सतह से वायु में, सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल, करने वाली मिसाइल है। कौन सी है वो है त्रिशूल। ठीक है, क्या है? त्रिशूल। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछा गया है, यह बहुत आसान सा सवाल था। नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र दामोदर नाथ मोदी प्रधानमंत्री। उसके बाद में आपसे पूछा गया है निमोनिया का रोग जनक है, निमोनिया का रोग जनक पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। ये साइंस का क्वेश्चन है, निमोनिया का रोग जनक। ठीक है, निमोनिया का रोग जनक क्या है? निमोनिया का रोग जनक, 4 ऑप्शन होंगे शायद इसमें, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर अन्य कुछ होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? जीवाणु। जीवाणु से निमोनिया रोग हो जाता है। ठीक है, जीवाणु से होने वाली जो बीमारियां हैं उसकी ट्रिक देख लीजिए आप क्या होती है। मैं इसको थोड़ा मूव कर देती हूँ और यहाँ पर आपको ट्रिक लिख कर देती हूँ। ठीक है, जीवाणु से होने वाली बीमारियां, उसकी ट्रिक है जीवाणु से बीमारी, ताकि हो सकता है अगले पेपर में आपकी थोड़ी मदद हो जाए। इसकी ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। क्या है? पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, पंडित का टीका न्यू है, ये इसकी ट्रिक है। देखिए, प डी त का टी का न्यू और है, यहां से आपकी जीवाणु जनित सारे रोग हो जाएंगे। ठीक है, प से क्या आएगा? प्लेग। डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, जिसको टीबी भी कहा जाता है, टीबी। ठीक है, त से तपेदिक भी होगा, टीबी भी होगा और साथ में टाइफाइड भी होगा, टाइफाइड। उसके बाद में का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से
कुष्ठ रोग। उसके बाद में न्यू से निमोनिया और हे से हेजा। ठीक है, ये सभी रोग हैं जो कि जीवाणु के द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग हैं। मैंने कवक यानी कि वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाले जो रोग थे वो कल आपको बता दिए थे कि विषाणु से कितने प्रकार के रोग होते हैं। उसकी ट्रिक थी, रेखा हमें हिट करके पॉइंट से छोड़ गई। ठीक है, और साथ में पीलिया जो होता है, पीलिया पास से प्लेग भी होगा और पीलिया भी होगा, पीलिया भी होता है वो जीवाणु के द्वारा ही होता है। उसके साथ में कवक की भी कुछ ट्रिक होती है, वो भी आप देख लीजिए, हो सकता है कल किसी का पेपर हो तो कवक जनित रोग भी पूछ ले। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देती हूँ और आगे आपको कवक जनित रोग भी बता देती हूँ ताकि आपका थोड़ा भला हो जाएगा। ठीक है, कवक जनित या कवक से बीमारी, कवक से बीमारी की ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामा द और खाए और फ्रूट। ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से होती है गंजापन, गंजापन। दामा से दमा, द से दाद, खाए से खाज और फ्रूट से एथलीट फ्रूट, एथलीट फूड। ठीक है, ये कवक जनित रोग हैं। आपको हो सकता है इनमें से कोई बीमारी पूछ ले और पूछ ले कि ये किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी ट्रिक क्या होती है। गंजा दामाद खाए फ्रूट, एथलीट फूड का नाम दे सकते हैं कि एथलीट फूड किसके माध्यम से होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो ये कवक से होने वाली बीमारी है। इसके साथ में मैं आपको प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां भी बता देती हूँ। प्रोटोजोआ की ट्रिक, ठीक है, प्रोटोजोआ से बीमारी, उसकी ट्रिक भी आप देख लीजिए। आपका कुछ तो मतलब हो सकता है कल पूछ लें तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी, इसमें सहायता मिल जाएगी। इसकी ट्रिक होती है पापा काम पर सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं, इसकी ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। तो पा से क्या होगा, पापा से क्या होगा, पायरिया। पापा का म पे सोते हैं। ठीक है, सॉरी है नीचे आएगा, सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। ये इसकी ट्रिक है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, प्रोटोजोअल डिसीज होती है, पापा काम पे सोते हैं। पापा से क्या आएगा, पायरिया, पायरिया। का से क्या आएगा, काला अजार, काला अजार। म से मलेरिया, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। पे से पेचिश, सोते हैं से सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। सोने की बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। ये किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है सीसी फ्लाई के द्वारा, सीसी मक्खी, सीसी फ्लाई। ठीक है, ये फैलता किससे है, सीसी फ्लाई के द्वारा। और इसमें जो रोग जनक होता है, रोग जनक का नाम क्या है, रोग जनक का नाम है इसमें ट्रिपनोसोमेना। रोग जनक, इसके रोग जनक का नाम है ट्रिप्नोसोमेना। आपसे पूछ सकते हैं कि सोने की बीमारी में रोग जनक का नाम बताओ, तो ट्रिप्नोसोमेना इसका रोग जनक है और वाहक है इसका सीसी फ्लाई। ये क्या है, ये वाहक है, ये है वाहक और ये है रोग जनक। ठीक है, पापा काम पे सोते हैं। हे से क्या आएगा, हाथी पांव, हाथी पांव। हाथी पांव को इंग्लिश में कहा जाता है एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस। ठीक है, और इसका जो रोग जनक है, इसका रोग जनक क्या होता है, इसका रोग जनक है या प्रोटोजोआ जो होता है वो है बुचरेरिया, बुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी। इसके रोग जनक का नाम क्या है, बुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी।
तो ये आपकी एग्जाम में आगे की तैयारी के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है और हो सकता है अगले पेपर में इन्हीं में से कुछ पॉइंट या कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थर्ड शिफ्ट का हम लेकर फिर से आएंगे कुछ समय के बाद। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का हमने एनालिसिस आपको बता दिया है, थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हम कुछ समय के बाद में लेकर आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कुछ समय के लिए इतना काफी है, आगे हम फिर थर्ड शिफ्ट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।